इस साल के अंत तक तबाह हो सकते हैं दुनिया के 41 देश। वर्ल्ड बैंक की वार्निंग लिस्ट में क्या भारत भी शामिल है? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की माने तो श्रीलंका तो सिर्फ अभी झांकी है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक की माने तो दुनिया भर के 69 देश 69 कंट्रीज ऐसे हैं जो तबाह होने की कगार पर हैं। अब भला ऐसा क्या हो गया जो इतने सारे देश कंगाल होने लगे हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज एक ऐसी चीज है जो अच्छे को कंगाल कर देती है अगर इसे सही इस्तेमाल ना किया जाए और अगर इसे सही समय पर ना चुकाया जाए तो। बस ऐसे ही कुछ हुआ है दुनिया भर के इन देशों के साथ। लेकिन अब यहाँ ये सवाल भी बनता ही है कि क्या भारत भी कंगाल होने की लिस्ट में शामिल है? तो आइए इन्हीं सवालों के साथ बढ़ते हैं आगे और वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, अभी हमने जो आपसे कहा, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 69 देश 69 कंट्रीज तबाह होने वाले हैं। अब आपको बता दें कि उनमें से 25 अफ्रीकी देश, 25 एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक के और 19 लैटिन अमेरिका के देश हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में तो साफ तौर पर यही कहा गया है कि ये देश इस साल के अंत तक तबाह हो सकते हैं क्योंकि इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और ये भी श्रीलंका की तरह खुद को डिफॉल्टर अनाउंस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें, जानकारों का ऐसा मानना है कि कोई भी देश तबाही की कगार तक तब पहुंचता है जब उसकी स्थिति 3 वजहों से खराब होती है। एक, जब उस देश में अनाज की कमी हो। दूसरी, तब जब उस देश में एनर्जी यानी कि ईंधन का शॉर्टेज हो जाए क्योंकि वो फ्यूल ही है जिस पर महंगाई का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, यानी इसे आप महंगाई से भी जोड़कर देख सकते हैं। तीसरा, तब जब देश की जेब खाली हो जाए यानी राजकोषीय संकट की वजह से। और ये 69 देश 69 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके सामने ये तीनों समस्याएं खड़ी हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो पहले से ही कोरोना महामारी को लेकर कई छोटे देश मुसीबत में पड़ गए थे। अभी वो इस संकट से खुद को निकालते ही कि इधर रूस यूक्रेन वॉर ने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। दुनिया के इन देशों तक अनाज की सप्लाई नहीं हो पा रही है जिससे यहाँ लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। युद्ध और अमेरिका की ओर से जारी रोक ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। महामारी का असर, महंगाई और कर्ज के बोझ के कारण ये देश मुसीबत की दलदल में फंसते ही चले गए। वॉर की वजह से सभी चीजों के दाम बढ़ने लगे जिससे महंगाई अचानक ही बढ़ गई, ब्याज दरें भी बढ़ी। यूं कहें कि इन सब की उन देशों पर गहरी मार पड़ी और इस लिस्ट में मिस्र, लेबनान, ट्यूनीशिया और अर्जेंटीना जैसे कई देश शामिल हैं। हालांकि गंभीर संकट को देखते हुए आईएमएफ ने मिस्र, ट्यूनीशिया और पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज दिया। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहीं अफ्रीकी देशों में घाना, केनिया, दक्षिण अफ्रीका और इथोपिया जैसे देश हैं जिनकी मदद आईएमएफ की ओर से की गई। अर्जेंटीना के लिए तो हाल में आईएमएफ ने $45 बिलियन का कर्ज मंजूर किया। अब सवाल ये कि अगर इन देशों को मदद मिल रही है तब भी ये देश अपने सिचुएशन को सुधार नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, यहाँ टर्की को नहीं भूल सकते क्योंकि टर्की में सालाना मुद्रास्फीति दर 70% तक पहुंच चुकी है। इसीलिए समझा ये जा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले ढहेगी। लेकिन अभी तक टर्की में खाद्य पदार्थ लोगों की पहुंच से बाहर नहीं हुए हैं। बताया जाता है कि नॉन ट्रेडिशनल उपायों का पालन करते हुए टर्की अब तक श्रीलंका जैसी हालत से बचा हुआ है। आपको बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि कोई देश डिफॉल्टर हुआ है, बल्कि इससे पहले लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार डिफॉल्टर हो चुका है। अब एक बार फिर से अर्जेंटीना उसी लाइन में खड़ा है। साल 2012 में ग्रीस डिफॉल्टर बना, साल 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर ने भी खुद को दिवालिया घोषित किया था। अब बात भारत की, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 के मार्च के अंत में भारत पर विदेशी कर्ज $620.7 अरब रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले $47.1 अरब ज्यादा है। $620.7 अरब के इसी आंकड़े को लेकर भारत में हर ओर चर्चा का माहौल गर्म है क्योंकि श्रीलंका के डूबने की सबसे बड़ी वजह उस पर बेतहाशा विदेशी कर्ज का होना ही था। जानकारों की माने तो जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है वहां भारत के सिर पर इतने बड़े कर्ज का होना किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार को सितंबर के महीने में $256 मिलियन के कर्ज का भुगतान करना है, जबकि आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में भारत के पास $580.252 अरब विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत का आधे से ज्यादा पैसा कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा
तो फिर आगे देश कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ भारत सरकार ने कहा है कि भारत पर 620 अरब डॉलर के कर्ज में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 130.8 अरब डॉलर है, जो कि कुल कर्ज का सिर्फ 21% ही है। आरबीआई के मुताबिक भारत के साल 2022 में विदेशी कर्ज और जीडीपी का रेशियो घटकर 19.9% पर आ गया है, जो पिछले साल 21.2% था। दोस्तों, वैसे आपको यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि विदेशी कर्ज से विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना ही सिर्फ किसी देश के डिफॉल्टर बनने की ओर इशारा नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो फिर दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन और जापान भी आज डिफॉल्टर्स की लिस्ट में होते। असल मुद्दा यह है कि किसी देश की क्रेडिट रैंकिंग कैसी है। क्रेडिट रैंकिंग यानी कि आप अपने कर्ज की पेमेंट कितने टाइम पर करते हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया को लेकर यह बात कही है कि भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्ज में अगले 2 साल तक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये साल 2022-2023 तक बढ़कर जीडीपी के 89% तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी। कुछ ऐसा ही अनुमान मामले को समझने वाले जानकारों ने भी लगाया है, जिसके मुताबिक दुनिया के कई देशों में निवेश की कमी के कारण, इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण विकास दर, डेवलपमेंट का जो रेट है वो अगले 1 दशक तक कम रहने वाला है। उन्होंने कहा कि कई देशों में महंगाई दर कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और अब सप्लाई में हो रही दिक्कत की वजह से महंगाई के लंबे समय तक हाईएस्ट लेवल पर बने रहने की आशंका है। दरअसल इससे पहले साल 1976 से लेकर 1979 तक, 1976 से 1979 के बीच में भी दुनिया भर के देशों ने ऐसे सिचुएशन का सामना किया है जब कई देशों की आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट गई थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अभी स्थितियां कुछ ज्यादा ही खराब है। यहाँ साल 2021 से 2024 के बीच ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की दर 2.7% रह सकती है। आपको बता दें, साल 1976 के दौरान जो दुनिया भर के देशों की स्थिति थी, उसे सुधारने के लिए ब्याज दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई थी कि साल 1982 में 1982 में वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। आपको बता दें कि अगर दुनिया भर के देशों के बर्बाद होने को लेकर वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान सही निकलता है, तो इससे दुनिया भर के करीब 1.7 मिलियन आबादी प्रभावित होने वाली है, यानी पूरी धरती में रहने वाला हर 5वां आदमी कर्ज के बोझ तले दबा होगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हमने आपको बताई इंटरनेट पे दी गई है, ये हमारी अपनी राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जमा करना शुरू कर दीजिए, सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए कभी भी आर्थिक रूप से आदमी को जो है प्लान अगले 10 सालों, अगले 15 सालों के लिए करना चाहिए। आने वाले साल, महीनों के लिए प्लानिंग करना बेवजह बेफजूल है। तो 10-15 साल की प्लानिंग करके चलना सबसे बेहतर माना जाता है। और जिस तरीके से वैश्विक रेट पे, वैश्विक स्तर पे जो गिर रही है बुरी तरीके से इकोनॉमी, हर देश की, अमेरिका हो, चाइना हो, कहीं की भी हो, उस हिसाब से हमें थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं, पैसे को सेव करें और उस पैसे को बढ़ाने का तरीके खोजें। और उस तरीके से जब आप पैसिव इनकम करेंगे तो आप और आपका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल होगा। हमारी यही राय है। बाकी आपका इस पूरी यथास्थिति पे क्या कहना है? क्या इन जिन देशों का नाम लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि जो कंगाल होने वाले हैं, क्या आने वाले 4-5 सालों में उसमें भारत का भी नाम शामिल हो सकता है? क्या लगता है आपको? किस तरीके की नीति होनी चाहिए हमारे देश की? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।